दोस्तों, मैं श्रवण कुमार लॉ स्टूडेंट आप सभी का इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम लॉ ऑफ टॉर्ट के एक टाइप्स जिसका नाम है नाइसेंस उसे हम पढ़ेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। ए पर्सन इन पोसेशन ऑफ ए प्रॉपर्टी इज इंटाइटल्ड टू इट्स अनडिस्टर्ब्ड यूज और इंजॉयमेंट एज पर लॉ। मतलब कि कोई भी व्यक्ति जिसके पोसेशन में कोई प्रॉपर्टी है, मतलब जैसे आपके नाम पर कोई प्रॉपर्टी है, और लॉ जो है कानून आपको यह इंटाइटल करता है या इंटाइटलमेंट देता है कि आप उस प्रॉपर्टी का बिना किसी बाहरी पक्ष के द्वारा डिस्टर्ब किए हुए यूज कर सकते हैं। मतलब आपको फुली फ्रीडम है कि आप अपने प्रॉपर्टी का यूज कर पाएँ और उसमें अलग से कोई डिस्टर्बेंस ना आए। यह लॉ आपको इंटाइटल करता है। तो ये चीज़ बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है। इसे आप इस पॉइंट को अपने माइंड में रखें कि ए पर्सन इन पोसेशन ऑफ ए प्रॉपर्टी इज एंटाइटल्ड टू इट्स अनडिस्टर्ब्ड एंजॉयमेंट एज पर लॉ। ओके, तो और आगे पढ़ते हैं। हाउ एवर इफ समवन एल्स improper use or enjoyment in his property ends up resulting into an unlawful interference with his enjoyment or use of that property or of some of the rights over it or in connection with it, we can say that the tort of nuisance has occurred। मतलब कि यदि कोई अन्य व्यक्ति अपने प्रॉपर्टी का यूज इम्प्रॉपर वे में करता है और उससे जो व्यक्ति अनप्रॉपर यूज कर रहा है उसके द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को डिस्टर्बेंस होता है। मतलब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है। अब ए के पास भी एक प्रॉपर्टी है और बी के नाम भी कोई प्रॉपर्टी है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आता है कि जैसे ए जो है, ए भी अपने प्रॉपर्टी पर रह रहा है, बी भी अपने प्रॉपर्टी पर रह रहा है, लेकिन जो बी है उसे भी राइट है कि वो अपने प्रॉपर्टी का यूज करे एज पर लॉ, अनडिस्टर्ब्ड इंजॉयमेंट करे, और एट द सेम टाइम ए को भी ये एंटाइटलमेंट है। अब क्या होता है, अगर बी जो है अपने प्रॉपर्टी का यूज इस ढंग से करता है जो कि ए के इंजॉयमेंट में डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, तो इसे हम नाइसेंस कहेंगे। इसे नाइसेंस, टॉर्ट ऑफ नाइसेंस कहेंगे। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अब एक जो बी एक व्यक्ति है जो मतलब अपने एरिया में कोई बहुत तेज साउंड बजाता है या मतलब गाने बजाता है या मतलब वहाँ पर कोई फैक्ट्री लगा देता है। मान लेता हूँ, चलो एक फैक्ट्री लगा देता है अपने ज़मीन पर जो बी है, तो ये तो अपने ज़मीन का एंजॉयमेंट कर रहा है, अपने मतलब प्रॉपर्टी का एंजॉयमेंट कर रहा है। लेकिन जो एक अब मतलब मिल है या कोई भी फैक्ट्री है, उसका जो गर्दा है या मतलब डस्ट वगैरह है वो उड़ के ए के प्रॉपर्टी में जा रहा है। तो यहाँ पर जो बी तो अपना एंजॉयमेंट कर रहा है अनडिस्टर्ब्ड, लेकिन जो ए है यहाँ पर वह अपना अनडिस्टर्ब्ड एंजॉयमेंट नहीं कर पा रहा है अपने प्रॉपर्टी का, क्योंकि उससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है उस डस्ट से। तो यहाँ पर जो बी है, बी का जो एक्ट है वह ए के लिए नाइसेंस क्रिएट करता है। मुझे लगता है आपको मतलब ये क्लियरली समझ में आ गया होगा। चलिए, अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यह चीज़ जानना भी ज़रूरी है कि जो वर्ड नाइसेंस है वह कैसे डिराइव्ड हुआ और उसका क्या मतलब होता है, क्योंकि जनरली कई एग्जाम्स में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ ले जाते हैं। तो हम देखते हैं इसमें कि द वर्ड नाइसेंस हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम ओल्ड फ्रेंच वर्ड। तो मतलब एक फ्रेंच वर्ड से डिराइव हुआ है नाइसेंस जो है। जो वर्ड है नायरे वर्ड जो है उसी से, जिसका मतलब है विच मीन्स टू कॉज हार्म और हर्ट और एनॉय।
तो जो नाइसेंस वर्ड बना है वह नायरे वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है सीधा सा कि किसी को हर्ट करना, एनॉय करना। द लैटिन वर्ड नाइसेंस इज नोसरे विच मीन्स टू कॉज हार्म। तो मतलब सीधा सा यही मतलब है कि यहाँ पर जो भी है एनोयंस का मतलब वह हार्म करना है। और चलिए हम देखते हैं कि एक्चुअली डिफिनीशन क्या कहता है कि व्हाट इज नाइसेंस। तो नाइसेंस इज़ एन इंजरी। तो नाइसेंस एक इंजरी है। इंजरी मतलब सीधा सा है भाई, यहाँ पर कहीं भी अगर टॉट में इंजरी वर्ड आए तो उसका मतलब होता है लीगल राइट का वायलेशन। तो नाइसेंस इज एन इंजरी टू द राइट ऑफ ए पर्सन पोसेशन ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू अनडिस्टर्ब्ड एन्जॉयमेंट ऑफ इट एंड रिजल्ट फ्रॉम एन इम्प्रॉपर यूज बाई अनदर इंडिविजुअल। तो मतलब इसका सीधा सा मतलब वही जो मैं पहले समझाया हूँ कि अगर ए और बी है और बी अपने प्रॉपर्टी का एन्जॉयमेंट करता है, लेकिन वह इम्प्रॉपर वे में करता है और उससे कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है ए के एन्जॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी में, तो बी ने यहाँ पर नाइसेंस क्रिएट किया, लॉ ऑफ टॉर्ट ऑफ नाइसेंस को कमिट किया है और यहाँ पर ए के राइट का वायलेशन किया है। तो आप, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली व्हाट इज नाइसेंस। तो वेरियस थिंकर्स थे जिन्होंने इसका डिफिनेशन दिया है। तो और अगर हम अकॉर्डिंग टू स्टीफन देखें तो नाइसेंस इज एनीथिंग डन टू हर्ट और एनोयंस ऑफ द टेनमेंट्स ऑफ अनदर और ऑफ द लैंड्स वन विच डजंट अमाउंट टू ट्रेसपास। तो एक चीज़ ध्यान में रखने योग्य है भाई कि यह जो मतलब प्रॉब्लम क्रिएट किया जा रहा है इस वे में, मतलब जिसे नाइसेंस कहते हैं, वह एक ऐसा प्रकार का मतलब नाइसेंस है। तो यहाँ पर जो स्टीफन सर हैं उन्होंने सीधा सा कहा है कि अगर ए की कोई प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी को यूज करने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट किया जा रहा है लेकिन वह चीज़ ट्रेसपास नहीं है, तो मतलब जैसे कि कोई अपने आपके प्रॉपर्टी में घुस के नहीं आपको दिक्कत कर रहा है, मतलब अगर ए की प्रॉपर्टी है और बी की प्रॉपर्टी है तो यहाँ पर स्टीफन कहना चाहते थे कि जैसे मतलब स्टीफन ने अपने तरीके से इसे डिफाइन करना चाहा कि व्हाट इज नाइसेंस। तो उन्होंने बताया कि जैसे ए जो है उसका एक खेत ए है, मतलब घर है यहाँ पर ए का, और ए जो पार्ट है बी का है, ठीक। तो ये दो लोगों का है, भाई अपने एरिया में रहकर अपना एंजॉयमेंट कर सकते हैं, ठीक। तो अपना बी जो भाई बी साहब हैं अपना एंजॉयमेंट कर रहे हैं, जो ए हैं अपना एंजॉयमेंट कर रहे हैं बिना डिस्टर्ब किए, ठीक। क्योंकि लॉ सभी को एंटाइटल करता है कि अनडिस्टर्ब्ड अपने प्रॉपर्टी का एंजॉयमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर ए भाई साहब ए जो है बी के प्रॉपर्टी में घुस जाएं तब क्या होगा, तब इन्होंने ट्रेसपास कर दिया, ठीक, बी के प्रॉपर्टी में। लेकिन अब वही चीज़ अगर दूसरी तरीके से हम देखें तो यहाँ पर जो ट्रेसपास ए कर रहा है वो भी तो डिस्टर्ब कर रहा है बी को, ठीक। ये चीज़ें तो समझ में आ गई होंगी। लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली जाके ट्रेसपास करके उनको डिस्टर्ब कर रहा है बी को, मतलब बी को उसके प्रॉपर्टी का एंजॉयमेंट नहीं करने दे रहा है ए। लेकिन क्या कोई अन्य तरीका भी हो सकता है जहाँ पर ये बी को डिस्टर्ब कर सकता है? तो हाँ दोस्तों, है अलग तरीका। और उसी अलग तरीके से जो हम डिस्टर्ब करते हैं किसी को उसके अनडिस्टर्ब एंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के राइट को, तो उसे ही हम नाइसेंस कहते हैं। तो यहाँ पर स्टीफन का सीधा ये कहना था कि अगर ए की ये प्रॉपर्टी है, ठीक, और बी की ए प्रॉपर्टी है, अब भाई ट्रेसपास नहीं होना चाहिए। मैंने समझाया कि ट्रेसपास करके भी उसको डिस्टर्ब कर सकता है ना, बट अगर ए जो है अपने यही साउंड लेके आ रख ले, रात भर डीजे बजाए, ठीक, रात भर बजाए, तो ये बी के प्रॉपर्टी में नहीं जा रहा है, लेकिन जो आवाज़ जा रही है इसे डिस्टर्ब कर रही है, मतलब ये सही से अपने एंजॉयमेंट नहीं कर पाएगा। मतलब जो यहाँ पर ए है डीजे भाई रात भर बजाए तो बी के अपने प्रॉपर्टी का एंजॉयमेंट कर सकता है नहीं, क्योंकि वो बेचारा सो नहीं पाएगा, मतलब
तो स्टेफिन का सीधा सा कहना था कि ट्रेसपास के अलावा जो अन्य तरीका है, मतलब बी के खेत में बिना जाए या मतलब खुद जाए बिना ट्रेसपास के, जो अन्य मीडियम से हम किसी बी को एनॉयंस कर सकते हैं या उसे हर्ट कर सकते हैं, या मतलब उसे अपने प्रॉपर्टी का यूज करने में, जो उसका एन्जॉयमेंट करने में हम डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते हैं, उस प्रकार के गलत काम या टॉर्ट को ही हम नाइसेंस ऑफ टॉर्ट कहते हैं। तो मुझे लगता है आपको ये टॉर्ट समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम दूसरे थिंकर्स को भी देखते हैं, वो क्या बताना चाहते हैं इसमें। तो अकॉर्डिंग टू सेलमेंट देखते हैं कि नाइसेंस क्या है। तो अकॉर्डिंग टू सेलमेंट, नाइसेंस कंसिस्ट इन कॉजिंग और अलाउइंग टू कॉज विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन द एस्केप ऑफ एनी डेटेरियस थिंग फ्रॉम वंस लैंड or from anywhere into land in possession of the plaintiff, such as water, smoke, heat, electricity, etc. तो सेलमेंट सर ने भी वही बात कही कि अगर प्लेंटिफ ए है और डिफेंडेंट ए है, तो डिफेंडेंट के अगर खेत से या मतलब ज़मीन से प्लेंटिफ के ज़मीन पर कोई स्मोक जाता है, स्मोक, वाटर, स्मोक, गैस, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इन चीज़ों का अगर ट्रांसफ़र होता है बाई एयर बाई एनी वे टू द प्लेंटिफ प्रॉपर्टी, और इससे उसे कोई अनॉयंस क्रिएट होता है, मतलब वो अपने प्रॉपर्टी, जो प्लेंटिफ है अपने प्रॉपर्टी का अनडिस्टर्ब्ड एन्जॉयमेंट नहीं कर पाता है, तो यहाँ पर जो डिफेंडेंट है वह टॉर्ट ऑफ नाइसेंस क्रिएट कर रहा है फॉर प्लेंटिफ। तो मुझे लगता है आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि मतलब सेलमेंट सर क्या कहना चाहते थे कि व्हाट इज़ नाइसेंस। तो चलिए अब देखते हैं कि एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ नाइसेंस, मतलब नाइसेंस कब होगा, क्या क्या एसेंशियलिटी इसकी होनी चाहिए, मतलब क्या क्या इसके एलिमेंट होने चाहिए जो कंस्टिट्यूट करते हैं कि इट इज़ टॉर्ट ऑफ नाइसेंस। तो इसका जो पहला भाई साहब है ना, वह है रॉन्गफुल एक्ट। तो भाई रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए, जैसे एनी एक्ट विच इज़ डन विद द इंटेंशन टू कॉज द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द लीगल राइट्स ऑफ अनदर इज कंसिडर्ड टू बी ए रॉन्गफुल एक्ट। सीधा मतलब है कि अगर कोई का ए का इंटेंशन है किसी बी के लीगल राइट का वायलेशन करना, तो ऐसे जो काम होंगे वह भाई एक्ट होंगे, वह रॉन्गफुल एक्ट होंगे। तो पहला एसेंशियल जो है नाइसेंस के लिए वो रॉन्गफुल एक्ट है। चलिए और देखते हैं क्या है इसमें। और जो इसका दूसरा है भाई एलिमेंट, वो होना चाहिए जो लगभग हर टॉर्ट में होता है कि डैमेज होना चाहिए या लॉस और एनॉयंस काज टू द अनदर इंडिविजुअल। मतलब भाई यहाँ सीधा से क्लियर करना चाहता है कि जो ए है, मतलब जो प्लेंटिफ है, उसे या तो डैमेज होना चाहिए, ठीक, जो रॉन्गफुल एक्ट डिफेंडेंट के द्वारा किया जा रहा है, या तो उसे दिक्कत, एनॉयंस मतलब दिक्कत होना चाहिए भाई। कि जैसे अब कोई व्यक्ति है, मैं पीछे एग्जांपल देख चुका हूँ कि जो डिफेंडेंट है वह अपने खेत में एक फैक्ट्री लगाता है भट्टे की, और जो प्लेंटिफ है उसका भी खेत कुछ ही नज़दीक पे ही है। अब भाई अगर डी ने अपने प्रॉपर्टी का तो यूज कर लिया भाई डिफेंडेंट ने, लेकिन इसके यूज करने से क्या हुआ, यहाँ से डस्ट वगैरह निकलेंगे और यहाँ से उड़ उड़ के इसके यहाँ पर गिरेंगे प्लेंटिफ के खेत में या प्लेंटिफ के घर पे गिरेगा, तो वहाँ पर उसे एनॉयंस क्रिएट होगा ना, मतलब उसे दिक्कत होगी भाई साहब। वह अपने प्रॉपर्टी का यूज फ्रीली और अनडिस्टर्ब नहीं यूज कर सकता, जो राइट एज पर लॉ उसे ग्रांटेड है, ठीक है। तब यहाँ पर भी उसने क्या नाम है डिफेंडेंट ने नाइसेंस क्रिएट किया, मतलब टॉर्ट ऑफ नाइसेंस क्रिएट किया। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि इसके दो चीज़ें हैं कि अगर कहीं नाइसेंस कमिट हो रहा है तो उसके दो एलिमेंट हैं। पहला एलिमेंट है कि जो डिफेंडेंट है उसके द्वारा एक रॉन्गफुल एक्ट कमिट होना चाहिए। दूसरा है कि
प्लेंटिफ को एनोयंस क्रिएट हो, या उसे लॉस हुआ हो, या उसके कोई डैमेज कार्ड हुआ हो, अगर ये दोनों एलिमेंट फुलफिल होते हैं तो डिफेंडेंट को टार्ट ऑफ नाइसेंस के लिए लाइबल हेल्ड किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि व्हाट आर द काइंड्स ऑफ नाइसेंस, मतलब नाइसेंस के प्रकार कितने हैं। तो इसका जो पहला प्रकार है भाई साहब, ये है पब्लिक नाइसेंस। पब्लिक मतलब कोई इंडिविजुअल को नहीं, मतलब एट लार्ज जब किसी को मतलब प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इसको देखते हैं। द इंडियन पिनल कोड डिफाइंस नाइसेंस एज एन एक्ट which causes any common injury, danger or annoyance to the people in general who dwell or occupy the property in the vicinity, or which must necessarily cause injury, obstruction। जैसे कि obstruction, danger or annoyance to the people who may have ओकेजन टू यूज़ एनी पब्लिक राइट। तो भाई अगर जैसे किसी एरिया में एक बड़ा सा एरिया है, इसमें कई लोग रह रहे हैं, ए बी सी डी कई लोग रह रहे हैं ना, तो अगर कोई डिफेंडेंट है, कोई ऐसा एक्ट कर देता है ठीक, या रॉन्गफुल एक्ट कर देता है जिसकी वजह से इसमें जो रहने वाले विभिन्न प्रकार के व्यक्ति हैं, मतलब कई व्यक्ति हैं, तो उन कई लोगों को अगर एट लार्ज प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मतलब उनके राइट का वायलेशन होता है, तब यहाँ पर एज पर आईपीसी इसे पब्लिक नाइसेंस कहेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल देके समझाना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि एक रोड ऐसे जा रही है और इस साइड पूरा घर बना है, सब लोग रहते हैं, कई लोग रहते हैं। अब बी का जो घर है यहाँ पर, एक जो डिफेंडेंट का घर है यहाँ पर है, ठीक, और ये यहाँ पर एक दीवार उठा देता है, जो ये मतलब नेशनल हाईवे है एक, उसी पर दीवार उठा देता है, या मतलब कोई चीज़ गड्ढा खोद देता है अपने घर के आगे। तो ये जो मतलब गड्ढा खोद रहा है भाई, एक रॉन्गफुल एक्ट तो इसने कमिट किया, क्योंकि ये भाई जो पब्लिक प्लेस पे ऐसा नहीं कर सकता। ठीक, पहला जो एसेंशियल है, रॉन्गफुल एक्ट इसने कमिट किया। और दूसरा चीज़ जो यहाँ पर जो प्लेंटिफ्स हैं, ए बी सी डी कई लोग हैं, तो उनका एक राइट है भाई, राइट है कि वो इसका यूज करके जा सकते हैं, मतलब जो पब्लिक प्रॉपर्टी है इसका यूज करके वो आ जा सकते हैं। ठीक है, तो जो डिफेंडेंट है उसने यहाँ पर गड्ढा अगर खोद दिया भाई, तो उसने एक रॉन्गफुल एक्ट कमिट किया और उन्हें एक प्रॉब्लम क्रिएट किया, मतलब उन्हें अनॉयंस किया, मतलब अब वे इस पब्लिक प्लेस का यूज नहीं कर सकते। ठीक, तो यहाँ पर उनके राइट का वायलेशन भी हो जो इस एरिया में रह रहे हैं। तो यहाँ और यहाँ पर एट लार्ज भी हो रहा है, एट लार्ज प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर पब्लिक नाइसेंस कमिट हुआ है। तो चलिए आगे भी देखते हैं क्या इसमें है। तो जो इसका हम पब्लिक नाइसेंस अफेक्ट्स द सोसाइटी एंड पीपल लिविंग इन इट एट लार्ज। तो इसको मैंने बताया कि एट लार्ज वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होना चाहिए। और सम कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ द सोसाइटी एंड इट अफेक्ट्स द राइट्स विच द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी माइट एंजॉय ओवर द प्रॉपर्टी। तो भाई ये जो सड़क था भाई, अगर डिफेंडेंट ने, मैंने एग्जांपल जो दिया पहले, तो जो सड़क था उसका अगर, तो मैंने जो एग्जांपल दिया सड़क का, उसका अगर कुछ ही पोर्शन व्यक्ति थे ना रहने वाले उस साइड में, लेकिन तब भी उनका मतलब वो एक राइट का वायलेशन होता, क्योंकि भाई अगर उस सड़क रहता, गड्ढा न खुदा होता, तो ईजिली उसे एक्सेस कर सकते थे, यूज कर सकते थे। तो यही बात यहाँ लिखा है कि और सम कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ सोसाइटी एंड इट अफेक्ट्स द राइट विच द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी माइट एंजॉय ओवर द प्रॉपर्टी, might enjoy the right over the property. The acts which seriously affects or interferes with the health, safety or comfort of the general public is public nuisance. तो भाई यहाँ पर जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, तो उसमें भी मैंने यही बातें बताने की कोशिश की कि the acts which seriously affects or interferes with the health, तो हेल्थ भी हो सकता है, सेफ्टी भी हो सकता है, और तीसरा कंफर्ट ऑफ द जनरल पब्लिक
इज ए पब्लिक नाइसेंस। तो मैंने कंफर्ट वाला एग्जांपल देके बताया इसमें कि उसे कंफर्ट नहीं होगा ना, क्योंकि कहाँ से आएंगे वो सब, रोड वाला जो एग्जांपल मैंने दिया। तो इससे आपको क्लियरिटी हो गई होगी कि व्हाट इज पब्लिक नाइसेंस। तो चलिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इंस्टांसेस वेयर एन इंडिविजुअल मे हैव ए प्राइवेट राइट एक्शन इन रिस्पेक्ट टू ए पब्लिक नाइसेंस। मतलब कहीं अगर पब्लिक नाइसेंस हो रहा है वहाँ पर भी कई एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ, जिसमें मतलब ये दिखाया गया है कि मतलब वहाँ पर भी आप पब्लिक राइट या मतलब पब्लिक नाइसेंस का मतलब वहाँ पर एक्शन ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर 3 पॉइंट्स हैं, अगर ये 3 फुलफिल होते हैं तो हम जहाँ पब्लिक नाइसेंस है वहाँ पर भी हम प्राइवेट नाइसेंस का को मतलब ले सकते हैं और अपने लिए मतलब वहाँ पर कंपनसेशन की मांग कर सकते हैं। जैसे मैं उसी एग्जांपल को लेता हूँ जो सड़क वाला था, कि जो ये सड़क गया है भाई, यहाँ पर डिफेंडेंट ने गड्ढा खोद दिया और इधर रहने वाले कई लोग थे, ठीक, कई लोग थे। अब यहाँ ए भी था, बी भी था। अब बी को कोई अपना मतलब अनाज बेचना था या मतलब ऐसा कोई चीज़ बेचना था जो पेरिसेबल था, मतलब सड़ने वाला था, कि मतलब एक दिन में वो ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा तो ख़राब हो जाएगा, ठीक, ऐसा कुछ था जो ए के पास था। तो यहाँ पर ए बी सी कई लोग रह रहे थे, लेकिन अब अगर जो ए है मतलब जिसका मतलब सड़ने वाला चीज़ था वो ट्रांसफ़र नहीं कर पाए इस रोड के गड्ढे के कारण, तो उसे ये चीज़ दिखाना पड़ेगा कि ही must show the existence of any personal injury which is of higher degree than the rest of public। तो अगर इस एग्जांपल में देखें तो ए जो है वो कोई पेरिसेबल मटेरियल ट्रांसपोर्ट करना चाहता था, लेकिन ये गड्ढे की वजह से नहीं कर पाया। तो यहाँ पर सबका राइट का वायलेशन हुआ है, मतलब जो ए बी सी जो भी रह रहे होंगे इस गड्ढे के पार इधर वाले इस एरिया में, लेकिन यहाँ पर जो हायर डिग्री का प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है वो उससे ए को ही हुआ है, क्योंकि उसका भाई जो पेरिसेबल मटेरियल था वह डिस्ट्रॉय हो गया क्योंकि वह ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाया, ठीक। तो यहाँ पर पहला कंडीशन ए के लिए तो फुलफिल हो रहा है। दूसरा, सच एन इंजरी हैज़ टू बी डायरेक्ट एंड नॉट जस्ट ए कंसिक्वेंशियल इंजरी। तो भाई यहाँ पर इस ए को डायरेक्ट इंजरी हुआ है ना, क्योंकि अगर इस ए गड्ढा ना खुदा होता तो भाई वो दे सकता था, अपना बेच सकता था, वो पेरिस ना होता उसका मटेरियल। और जो तीसरा कंडीशन है वह है द इंजरी मस्ट बी शोन टू हैव ए ह्यूज इफेक्ट। तो भाई इंजरी तो भाई ह्यूज इफेक्ट तो पड़ा ही, क्योंकि एक अगर कोई बिजनेस है पेरिसेबल मटेरियल उसे मतलब ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता तो इसे एक ह्यूज इंजरी क्रिएट हुआ। तो इस प्रकार से इस पब्लिक नाइसेंस में भी जो ए है वह प्राइवेट नाइसेंस क्लेम कर सकता है और वह कंपनसेशन के लिए जा सकता है। तो चलिए अब हम देखते हैं प्राइवेट नाइसेंस को कि व्हाट इज प्राइवेट नाइसेंस। तो प्राइवेट नाइसेंस जो है, प्राइवेट नाइसेंस इज दैट काइंड ऑफ नाइसेंस इन विच ए पर्सन या पर्सन्स यूज और एंजॉयमेंट ऑफ हिज प्रॉपर्टी इज ruined बाई एन अदर। इट मे आल्सो इंजूरियस अफेक्ट द ओनर। तो यहाँ पर मतलब पर्सनल, जब प्राइवेट नाइसेंस हम देखेंगे तो भाई वहाँ सबसे जो मेन फंडा है वो है कि यहाँ पर आपको पर्सनल इंजरी दिखाना पड़ेगा, पर्सनल लॉस शो करना पड़ेगा, ठीक, तब वहाँ पर प्राइवेट नाइसेंस का हम क्लेम कर सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि प्राइवेट नाइसेंस में क्या डैमेज मिलेगा या मतलब क्या मिलता है। तो हम देखते हैं इसमें कि जो प्राइवेट इंजरी हुआ मतलब प्राइवेट नाइसेंस हुआ है तो उसमें हम इन ए सिविल एक्शन हम लोग डैमेज क्लेम कर सकते हैं और इंजक्शन के लिए भी क्लेम कर सकते हैं या दोनों। तो मतलब यहाँ पर ये दो जो डैमेजेज हैं या रेमेडीज़ हैं वो मिलेंगी हमें। तो अब चलते हैं देखते हैं अन्य चीज़ें इससे रिलेटेड। तो इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझने के लिए अब हम चलते हैं केस लॉ की तरफ, जिसका नाम है रोज वर्सेस माइल्स, जो 1815 का केस है। तो इसको देखते हैं। द डिफेंडेंट हैड wrongfully obstructed a public navigable creek, obstructed the defendant from transporting his goods through the creek, due to which he had to transport his goods through land, because of which he suffered extra cost in transportation. It was held that, तो इसमें अगर हम देखें तो
डायरेक्टली या सीधा यही बताया गया है कि जो एक प्लेंटिफ था वह क्रीक के थ्रू नेविगेबल क्रीक के थ्रू अपना ट्रांसपोर्ट करना चाहता था, लेकिन जो डिफेंडेंट है वो उसे नहीं करने देता, और जो प्लेंटिफ को अपना जो ट्रांसपोर्ट था उसे लैंड के थ्रू करना पड़ता है। तो भाई लैंड के थ्रू जब करेगा तो उससे ज़्यादा रुपया कॉस्ट करना पड़ेगा, तो इससे क्या होगा, जो चीज़ें भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो महंगा होगा। तो यहाँ पर पब्लिक एट लार्ज प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो इसीलिए इसमें लिखा गया डिफेंडेंट हैड कॉज्ड ए पब्लिक नाइसेंस एज द प्लेंटिफ सक्सेसफुली प्रूव्ड दैट ही हैड incurred loss over others members of the society and this he had a right of action against the defendant। नाइसेंस यहाँ पर क्रिएट हुआ था और इसमें उसे पब्लिक नाइसेंस में रखा गया। कई चीज़ें कन्फ्यूजन होती हैं कि भाई ये नाइसेंस है तो, लेकिन ये किस फॉर्म में हो सकता है, फिजिकली हो सकता है या डिस्कम्फर्ट हो सकता है, मतलब क्या हो सकता है। तो इसको हम समझने के लिए नीचे देखते हैं। तो ए नाइसेंस में बी इन रिस्पेक्ट ऑफ आइदर प्रॉपर्टी फिजिकल डिस्कम्फर्ट, तो मतलब ये दो प्रकार के हो सकते हैं। तो पहला जो है एक प्रॉपर्टी के द्वारा हो सकता है, दूसरा फिजिकल डिस्कम्फर्ट कॉज करके नाइसेंस टॉर्ट ऑफ नाइसेंस किया जा सकता है। तो जैसे इसमें हम प्रॉपर्टी वाला देखते हैं, इन केस ऑफ नाइसेंस इन नाइसेंस विथ रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी एनी सेंसिबल इंजरी टू द प्रॉपर्टी विल बी इनफ टू सपोर्ट एन एक्शन फॉर द डैमेज। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि प्रॉपर्टी में लॉस वाला सिस्टम, तो इसमें कोई सेंसिबल प्रॉपर्टी डैमेज होना बहुत ज़रूरी ही है, ठीक, तब जाके हम इसे प्रॉपर्टी नाइसेंस के में से मतलब कैटेगराइज कर पाएंगे। और इसका जो दूसरा है वो फिजिकल डिस्कम्फर्ट। वैल्यूएबल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।